नमस्कार। कृषि एवं बागवानी जानकारी लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृषि एवं बागवानी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मूल आधार हैं। फल उत्पादन की बात की जाए तो हमारा प्रदेश हिमाचल देश भर में प्रसिद्ध है। इसे फ्रूट बोल के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल में भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु में विभिन्नता होने के कारण यहाँ पर फलों में भी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत से फलों की पैदावार की जाती है। आज समय की मांग को देखते हुए फल विविधीकरण का जो उत्पादन है वो यदि व्यावसायिक तौर पे किया जाए तो उससे बहुत ही लाभ प्राप्त हो सकता है। फल विविधीकरण की प्रणाली किस तरह से अपनाई जा सकती है, किस तरह से ये कार्य किया जा सकता है, इस विषय पर कार्यक्रम में हम आज बातचीत करेंगे। और कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रीजनल स्टेशन फागली शिमला से साइंटिस्ट डॉक्टर नरेंद्र नेगी जी। डॉक्टर नरेंद्र नेगी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर नेगी से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो इससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम। इसमें आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आप नोट कर सकते हैं हमारे नंबर्स हैं 0177 और हमारा नंबर है 28000177 और 28000178। ये नंबर्स हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यदि कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे डॉक्टर नरेंद्र नेगी से बात करके ले सकते हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहेंगे डॉक्टर नरेंद्र नेगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, तो बात की शुरुआत में सबसे पहले आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAR उससे करना चाहूँगी कि आखिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह का कार्य करता है बागवानों और कृषकों के लिए। धन्यवाद मैम। जो ICAR है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है जी। ये हम जो ICAR है इसके पूरे देश भर में 100 से अधिक संस्थान हैं। जो 100 से अधिक संस्थान हर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में है। उन संस्थानों में ये सारे कृषि के अलावा बागवानी, पशुपालन, डेयरी, इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि मत्स्य पालन पे काम करते हैं। वैसे ही उन्हीं 100 से अधिक संस्थानों में एक संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। और इस जो NBPGR जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसके 10 रीजनल स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया, जो श्रीनगर से लेके साउथ में केरल तक, केरल में त्रिशूर और इधर वेस्ट में जोधपुर से ईस्ट में शिलोंग तक, ये सारे जो 10 रीजनल स्टेशन है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के हिसाब से है। उन्हीं में से एक जो रीजनल स्टेशन हमारे शिमला में क्षेत्रीय केंद्र फागली में है, जिसका जो 1961 में, जब हम सोच भी नहीं सकते कि तब ये संस्थान बना था एज अ प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर के नाम से, और जब बाद में 1976 में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो संस्थान का गठन किया गया तो उसके रीजनल स्टेशन के रूप में कार्य कर रहा है। जो ये रीजनल स्टेशन है, जो हमारा ये मुख्य कार्य है, यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्रों में, जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी पारंपरिक फसलें जो आज विलुप्त होते जा रही है उन पे कार्य करती है। और जो दूसरा भाग है वो है हॉर्टिकल्चर, जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं। तो ये 2 भाग है, जो 2 मेन प्रोग्राम हमारे ये रीजनल स्टेशन शिमला करता है जी। डॉक्टर नेगी, आप साइंटिस्ट के पद पर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, तो आपका कार्य किस प्रकार का रहता है? देखो, जो एज अ साइंटिस्ट मैं यहाँ पिछले इस रीजनल स्टेशन में 7 साल से कार्य कर रहा हूँ। जो ये रीजनल स्टेशन है, हमारा मेन बीइंग हॉर्टिकल्चरिस्ट में हमारा कार्य है कि जो कोई भी जो हमारी इस परिस्थिति में नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो कुछ जो मटेरियल है, प्लांट जिनको हम जनन द्रव्य हिंदी में और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंग्लिश में कहते हैं जी। तो उनकी ऑगमेंटेशन करना, जो इस एरिया के लिए लाभकारी हो, उनको इकट्ठा करना, आइदर वो हमारे विद इन द इंडिया से कलेक्ट करके या फिर आउटसाइड इंडिया से कलेक्ट करके उनको इकट्ठा करना, फिर उस जनन द्रव्य को इवेलुएट करना। क्योंकि जो सब कुछ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आप इकट्ठा करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो किस प्रकार कार्य करे, हम उनको इवेलुएट करेंगे। फिर उस इवेलुएशन को करने के बाद जो हम
जो उसमें से कुछ इलाइट मटेरियल होगा, कुछ यूज़फुल होगा, वो आगे रिसर्चर्स को ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे ये शीतोष्ण फल होते हैं तो उनको हम सप्लाई करते हैं। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा क्षेत्रीय केंद्र शिमला है वो नाग सेंटर है, इसको बोलते हैं नेशनल एक्टिव जर्मप्लाज्म साइट, जो इन टेम्परेट फ्रूट्स के लिए नेशनल एक्टिव जर्मप्लाज्म साइट है। इसका हमारे पास हमारे स्टेशन में जीन बैंक भी बना हुआ है। उस जीन बैंक से हम सारी जो इसकी जो जनन द्रव्य है वो रिसर्चर्स को सप्लाई करते हैं। और हम जो सबसे बड़ी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस से पिछले, जो हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं, हम फार्मर्स के पास जाते हैं। लास्ट ईयर की बात है, हम चंबा के एक सलूनी जो ब्लॉक है, उस सलूनी ब्लॉक में एक सत्यप्रकाश जी है, सत्यप्रकाश लदवा एक गांव है, उस गांव में एक सत्यप्रकाश किसान है जो फार्मर, वो अखरोट के पास उनका एक ऐसा इलाइट जर्मप्लाज्म है जिसका जो पर नट वेट वो 30 से 35 इवन 40 ग्राम तक का नट वेट है। और वो इतने प्रोग्रेसिव फार्मर है, उन्होंने अपना जो पूरा अखरोट का उन्होंने बाग बनाया, उसको सबको कन्वर्ट करके उस इलाइट जर्मप्लाज्म से ये कर दिया है। तो हमारा ये कार्य होता है, जो एक मोटा मतलब शब्दों में कहे तो वो जर्मप्लाज्म कहीं उनसे ख़त्म ना हो जाए, उनको वहाँ से लाके अपने जीन बैंक में एस्टेब्लिश करना, ताकि वो फ्यूचर यूज़ के लिए, कभी फ्यूचर में हमें ऐसा लगे कि हो सकता है किसी भी कैलेमिटी की वजह से वो खत्म हो सकता है, पर हमारा मेन फोकस होता है उसको कंजर्व करना, ताकि उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। तो ये एक बड़े मोटे शब्दों में, या अगर ये तो विद इन द हम कंट्री की बात करें, और अगर हम आउटसाइड कंट्री की बात करें तो जैसे आउटसाइड कंट्री जो एक सबसे बड़ा जो अचीवमेंट कहते हैं हम, इवन ICR में या नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की, जो कीवी आज एक बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है। जो कीवी का उत्पादन, या जो सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा इंडिजिनस मटेरियल नहीं है, ये जो सबसे पहले आया था ये बाहर से आया था, और ये 1962 के बाद ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, पर 1990 के बाद ये इंट्रोडक्शन ने एक हिसाब से किसानों की ओर बढ़ना शुरू किया, और आज कीवी की आप देख सकते हैं कि 5-6 हज़ार हेक्टेयर से ज़्यादा इसकी एकरेज बढ़ गई है। तो ये दो तरह के विद इन द हम कंट्री और आउटसाइड द कंट्री हम अपने जनन द्रव्य को जो इस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन के लिए यूजफुल है उसको लाते हैं, इवेलुएट करते हैं और आगे फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। जी, तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आप किसी भी फ्रूट को या कोई भी किसी तरह के ऐसे बीज हैं जिन्हें आप विलुप्त नहीं होने देते हैं, आप इस तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो जैसे जैसे कोई हम जो क्रॉप्स की तरफ बढ़ते हैं, जो विलुप्त होने वाली कोई भी प्रजाति है, या फिर आपके जो माइनर फ्रूट्स है, कोई स्मॉल फ्रूट्स है, हो सकता है बहुत सारे रीजंस हो, या फिर वो मैनकाइंड रीजन हो, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो, हमारा मेन फोकस होता है हम उसको बचा के कैसे फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को हमने वो देना है। अगर हम बात नहीं कर सकते, जो कुछ रिसोर्सेज है लिमिटेड है, हमें उसको कंजर्व करके फ्यूचर जनरेशन को पहुंचाना है, वो एक बहुत बड़ा कार्य हमारे संस्थान करता है। जी डॉक्टर नेगी, इस तरह से मुझे लगता है कि जो परंपरागत हमारे फ्रूट्स हैं या फिर अन्य बहुत से बीज हैं, अनाजों के बीज हैं, उन्हें भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, और या फिर जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी समय पहले ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन है यहाँ हो चुका था, तो उस समय के भी काफ़ी ऐसे बीज होंगे जिनका प्रयोग आज किया जा रहा है। जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो हमने कहा जो 10 डिफरेंट रीजनल स्टेशन है, हमारे क्षेत्रीय केंद्र है, वो लोकेशन बेस्ड है। जैसे कश्मीर में श्रीनगर से और साउथ में केरल में, वो वहाँ की जो लोकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए वहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, जो आप इसको बोले कि फ्रिज समझ लो, ताकि फ्रिज में आपको होता है कि हम चीज़ों को ये कर सकते हैं, जो MTS मीडियम टर्म स्टोरेज जो हर रीजनल स्टेशन में है, और एक होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो हमारे नेशनल दिल्ली में है, जो उसमें जो बीज है वो कम से कम आप 100 साल तक कंजर्व कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारी जो नेशनल जीन बैंक है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जीन बैंक है। आफ्टर USA हम ये क्लेम करते हैं, जो हमारा जीन बैंक है उसमें 4 लाख आज के डेट में हर दिन ऐड होते जाते हैं, 4,04,000 से ऊपर के जनन द्रव्य को हमने कंजर्व करके रखा हुआ है। जी डॉक्टर नेगी, आगे बढ़ते हैं और फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन पे बात करते हैं। जो फल विविधीकरण है उसको जानना चाहेंगे कि उससे क्या अभिप्राय है और आखिर इसकी आवश्यकता क्या है आज के समय में। देखो, जो आज का मुझे तो लगता है, जैसे जो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, जो सिंपल शब्दों में कहे तो हमें चीज़ों को, फ्रूट्स को डाइवर्स करना है। हमें मोनोकल्चर को तोड़ते हुए जो विभिन्न प्रकार के फल जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए सूटेबल हो, उसकी ओर बढ़ना है। इससे क्या है, एक मोनोकल्चर की वजह से हमारे बहुत सारे
प्रॉब्लम्स आने वाले भविष्य में हम देखते हैं, बहुत सारे रीजंस हम अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं, उसको ब्रेक करते हुए हमें विभिन्न प्रकार के फलों को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो करना है। उसके साथ साथ हमें जो हमारी आर्थिक जो स्टेबिलिटी आएगी, जो हमारी आर्थिक के कई बार बहुत सारे आप देखेंगे कि पूरी क्रॉप लॉस हो जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, हो सकता है वो आपके क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है आपके कोई डिजीज एंड पेस्ट हो, कुछ भी हो। तो उससे क्या होगा कि पर्टिकुलर आपकी क्रॉप पूरी नष्ट ना होके आपकी एक स्टेबिलिटी, जो फार्मर के लिए स्टेबल इनकम है वो लगा रहेगा। तो ये फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन आज के टाइम पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हर किसान के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि एक होना चाहिए। जी, यदि हम किसानों के लाभ की बात करें तो फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर किस तरह से उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है? देखो, फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन, देखो सबसे पहली बात है कि आजकल सबके पास, हर किसान के पास जो अपना एरिया है, जो ज़मीनें हैं वो कम होते जा रही है विद, चाहे आपकी फैमिली डिवीज़न, कुछ पॉपुलेशन, कुछ भी आप उसके लिए रीज़न दे सकते हैं। उसमें क्या है, हम सबसे पहले जो विद इन द यूनिट एरिया मैक्सिमम कैसे हम, जैसे हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल, एप्पल के खेत में जो उसके हमारे इन बिटवीन स्पेस है, रो टू रो या प्लांट टू प्लांट, वहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके बर्न्स में हम कुछ नट क्रॉप्स लगा सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और देखा जाए तो इसकी वजह से हम बात करें जैसे सीजनल, जो हम सीजनल कंटिन्यू, अगर हम बात करें अप्रैल मई में हमारी स्ट्रॉबेरी मार्केट में आनी शुरू हो जाती है अगर थोड़ा गर्म एरिया है। उसके बाद मई जून में हम स्टोन फ्रूट्स हमारे मार्केट में आते हैं, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड। उसके बाद जुलाई अगस्त के बाद हमारा एप्पल चल पड़ता है सितंबर अक्टूबर तक, और अगस्त के बाद इवन सितंबर में आपके नट क्रॉप्स आ जाते हैं, और उसके बाद आपके फिर लास्ट में आपकी कीवी, परसिमन। तो ये आप फ्रॉम बिगनिंग अप्रैल मई से लेके जो हमारा ग्रोइंग सीजन है आपके एंड तक, नवंबर दिसंबर तक, आप एक फ्रूट आपके अवेलेबिलिटी मार्केट में रहेंगी। इससे आपकी क्या इनकम, एक कंटिन्यूटी रहेगी इनकम में। और हो सकता है एक क्रॉप किसी वजह से फेल हो जाए, कोई पर्टिकुलर क्रॉप फेल हो सकता है कि इस बार कोई ऐसी डिजीज आ गई, फेल हो जाए, तो आपके पास एक एडिशनल इनकम सोर्स हो जाता है। तो उसमें एक बहुत आज के टाइम में छोटे किसान हो, चाहे मध्यम किसान हो, चाहे जो बड़े किसान हैं, सबके लिए लाभकारी है। जी, इस तरह से वो हम कह सकते हैं नुकसान से बच सकते हैं हर वर्ग के लिए, जैसे आपने कहा कि हर वर्ग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल मैम, ये जो हर वर्ग के आप, वो अगर कोई बड़ा किसान या किसी के पास, अगर मैं तो कहूँगा जो मेरी अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, आपके जो एटलीस्ट किचन गार्डन में, ठीक है, आप बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, आप किचन गार्डन में अगर आपकी फ्रूट डाइवर्सिटी है तो आपके विद इन द अपने कंजप्शन के लिए आपके पास एक स्टैक, मतलब बहुत लंबे समय तक आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल होंगे। तो वो सिर्फ किसान ही नहीं, अगर किचन गार्डन में भी आप एक एक दो पौधे हर प्लांट्स के लगा ले तो आपके अपने कंजप्शन के लिए, फैमिली कंजप्शन के लिए आपके पास फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। जी डॉक्टर नेगी, यदि हम हिमाचल की बात करें कि यहाँ पर जो फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन है उसकी स्थिति क्या है, किस तरह से किसान जो है इसे अपना रहे हैं? ये, और हमारे चाहे प्रदेश सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, काफ़ी अच्छा, ये एक वैज्ञानिकों ने, इवन किसान भी आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं, वो समझ के अनुसार, जैसे प्रदेश में काफ़ी एक जो बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि पहले लोग, ठीक है कि एक एप्पल, एक मोनोकल्चर एप्पल पियर की तरफ बढ़ रहे थे, पर आज आप देखोगे, आप कहीं पे भी जाओगे, जो मिड हिल्स है या फिर इवन वहाँ पे जो स्टोन फ्रूट्स है, आज की अगर आप सुबह की अखबार की बात करें, आप आज स्टेटमेंट थी। डॉक्टर नेगी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो, बात की जाए, डॉली ने खुद ये इच्छा जताई है कि हमें हेलो, चारू प्रज्ञा से ही बात करना चाहिए। चारू, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज, हेलो, मुझे लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात कर रहे थे हिमाचल में किस तरह की फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन की स्थिति है, तो वो आप हमें बताएं। जो फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन, देखो हम जो हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र में एक या एप्पल स्टेट, या इवन अब जो एप्पल स्टेट के मिथ को तोड़ते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन्होंने इसको मिथ को तोड़ते हुए एक कंप्लीट जो हमारी फ्रूट बास्केट है वो सिर्फ एप्पल में ही फोकस ना होके उसमें डाइवर्सिटी लाई है। जैसे आज गुठलीदार पौधे, चाहे वो पीच, प्लम, एप्रिकॉट और आपका बादाम,
और अगर निचले क्षेत्रों की बात करें तो नींबू प्रजाति के फल, जो एक स्टेट का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, शिवा प्रोजेक्ट जो अभी काम कर रहा है, उसमें नींबू प्रजाति के फल, और आपके उसमें गुआवा, और अगर आप लोअर एलिवेशन में जाए तो बहुत अलग अलग फल है कि जो एक किसानों को समझ बढ़ा रहे हैं कि आपको फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, ताकि आप एक इनकम का, क्योंकि ये सबको पता है कि डॉक्टर नेगी, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, हेलो, हमारा संपर्क हमारे कॉलर से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर नेगी, आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं जी। तो जो मैं कह रहा था, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इवन जो विभिन्न इंस्टीट्यूट से, इवन किसान आज इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं कि उनको इसकी महत्वता का पता लग गया है कि फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन के क्या लाभ है। तो उसको देखते हुए, जैसे वह मैं बता रहा था कि आज के सुबह की न्यूज़पेपर की कटिंग थी कि आपका जो हमारे जो स्टेट डिपार्टमेंट बागवानी विभाग यूएसए से 56,000 गुठलीदार पौधे आयातित कर रहा है। एक बहुत अच्छा कदम है जो प्रदेश के आपके बागवानों के जो उनके विकास के लिए डाइवर्सिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होगा जी। डॉक्टर नेगी, जिस तरह से फलों को कहा जाता है कि वो पोषण के भंडार होते हैं, न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं, ऐसे में कुछ फलों के बारे में आप बताएं जो पोषण से भरे तो हों ही, और साथ ही साथ हिमाचल के हर भाग में जो है उनकी हम पैदावार कर सकते हैं। देखो, हर बाग में एक पर्टिकुलर फल, कहना कि ये पर्टिकुलर फल किसी एक पर्टिकुलर बाग में होगा, वो एक ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फल होते हैं वो थोड़े आपके क्लाइमेट स्पेसिफिक होते हैं। पर स्टिल आजकल हम बहुत सारे फल है जो हम इवन हायर हिल्स से लेके मिड हिल्स से लोअर हिल्स में, जैसे हम एक एप्पल हम सोचते हैं कभी सिर्फ हायर हिल्स या मिड हिल्स में है, आज आप बिलासपुर में देखेंगे, इवन आज देखेंगे कि एप्पल स्टेट से बाहर महाराष्ट्र से इतने इवन स्टेट को डिमांड्स आ रही कि हमें इतने पौधे चाहिए। तो जो ये फल जो पोषण का जो भंडार है जी, देखो एक कोई मिथ नहीं है, रियलिटी है। कभी हम बात करते थे खाद्य सुरक्षा की जी, जब हमारा देश खाद्य सुरक्षा के लिए और बढ़ रहा था, और आज हमें विश्वास है कि हम खाद्य में सुरक्षित है। पर अब एक नेक्स्ट स्टेप लेके अब हम बात करते हैं पोषण सुरक्षा की ओर, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ओर। जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अगर हमें अचीव करना है, उसके लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एक ऐसी है जो आपको ये जो पोषण सुरक्षा में योगदान दे सकती है। आप कोविड के टाइम में बात कीजिए, कोविड के टाइम में सबको एक टेंशन सी होगी कि हम अपने आप को इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट करें। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबने बोले कि विटामिन सी की गोलियां ले लो। जब आपके पास आपका प्रदेश इतना समृद्ध है विभिन्न प्रकार के फलों के लिए, क्यों आपको सप्लीमेंट्स की ओर जाना है? अगर आपके पास बात करें, चाहे कीवी है, आप अगर ड्राई टेम्परेट जोन में बात करें, शर्मा जिसको हम लेबेरी या फिर सीबकथॉर्न कहते हैं, वो बहुत हाई नेचुरल विटामिन सी है, उनमें इतना हाई विटामिन सी होता है जी। खट्टा जो विटामिन सी है वो हर जो खट्टे फल में उसमें विटामिन सी होता है, पर जो कीवी एक ऐसा फल है जो हल्का मीठा होने के कारण उसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसे ऐसे फलों को हम अपने डेली कंजप्शन में लाकर वो विदिन द, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि विदिन द आप अपने किचन गार्डन या फिर छोटे से कंपाउंड में आप, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि आप बहुत बड़ी इसकी ये करो, पर हर किसान को जहाँ पे जो फल होना चाहिए वहाँ मोनोकल्चर की तरफ ना जाके डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाना चाहिए जी। डॉक्टर नेगी, यदि कोई बागवान व्यावसायिक स्तर पर फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में वो अधिक जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? देखो, वही स्टेट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है कि हर चीज़ के लिए जो फ्रूट्स, पर्टिकुलर फ्रूट्स के लिए उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज है, वेराइटियल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज हो रही है। उसके अलावा पालमपुर यूनिवर्सिटी है, स्टेट डिपार्टमेंट है, और जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो IRA का संस्थान हो और NBPGR का संस्थान है, हम सब मिलके, और जो एक्सटेंशन वर्क में जो स्टेट डिपार्टमेंट बागवानी विभाग का कार्य है, ये सब मिलके, क्योंकि कोई भी अकेले कार्य नहीं कर सकता, बागवानों के बारे में सब ने सोचता है, तो हमें सब ने इकट्ठे होके तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इकट्ठे होके कहीं से भी आप जानकारी ले सकते हैं,
पर आपको जानकारी लेने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। वो जी। किसान लोग आजकल बहुत एक्टिव भी है, पर जो नहीं है आपको एक एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। और आपके बहुत सारी योजनाएं हैं, इवन सेंट्रल की, स्टेट की, जो अब ताकि आप किसान अपने घर बैठे भी, आजकल तो फ़ोन कॉल पे, इवन यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस, पर वो कि आपको ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, कि वो आपको हमेशा ध्यान रखना है ताकि आप कहीं से डाइवर्ट ना हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना ले ले। जी। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। यदि हम जागरूकता की बात करें, बागवानों को जागरूक करने की, जिस तरह से आपने कहा कि एक कदम बागवानों को स्वयं लेने की ज़रूरत है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि बागवान इसके प्रति जागरूक हों, उन्हें पता हो कि इस तरह के कार्य जो है विभाग द्वारा उनके लिए किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इसके लिए क्या कार्य किया जाता है विशेष तौर पर बागवानों को जागरूक करने के लिए? बागवानों को जागरूक करने के लिए जो डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ है, इवन जो हमारा संस्थान है, हम अलग अलग जगह पर कैंप्स लगाते हैं। कैंप्स लगाते हैं। आजकल तो फार्मर्स बहुत बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। और सबसे बड़ा जो एक्सटेंशन का विंग है, जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आपके विद इन द ब्लॉक आपके हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, HEOs है, आप कभी भी जाके उनसे आपकी सही जानकारी ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी, आज तो विद इन द इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, सब कुछ आपको कहीं पे जानकारी इजीली अवेलेबल है। पर मैंने यह कहा कि बागवानों को उससे मतलब फोकस्ड होने की ज़रूरत है। जो सही जानकारी लेने के लिए उन्हें वो समझ होनी चाहिए कि आपको उनको सही जानकारी कहाँ से मिले। जी। डॉक्टर नेगी, जिस तरह से फल विविधीकरण की हम बात करते हैं कि आमदनी बढ़ाने का बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, ऐसे में जो किसान हैं, बागवान हैं, उन्हें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है? हमें देखो, फल विविधीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले समझ होनी चाहिए कि जो एक कोई पर्टिकुलर फल है वो उस एरिया के लिए सूटेबल है या नहीं है। जी। पर्टिकुलर वैरायटी है वो उस एरिया के लिए सूटेबल है या नहीं है। क्योंकि बागवान देखा देखी में, किसी के जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, कोई नई वैरायटी आ रही है, मतलब किसी के बहकाव में आके, किसी के आसपास के मतलब किसान के, किसी लोगों के उसमें ना आकर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका किस एरिया में कौन सा फल सूटेबल है, आप उसको लगाए। और उसके साथ साथ जो वैरायटी कौन सी लगाए, जो उसके आपके वैरायटी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो उसमें आपको बहुत क्लियर होने चाहिए और आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है अगर जानकारी, तो आप कहीं किसी संस्थान से, किसी आपके उद्यान विभाग से जाके संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो रॉन्ग ना हो। जी। डॉक्टर नेगी, जो ये फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन है, ये किस तरह से जो हमारे युवा हैं उनके लिए स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर सकता है? देखो, फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे फार्मर्स हैं हमारे अपर हिमाचल में, लोअर हिमाचल में, और जैसे देखो कुछ नए फ्रूट्स हैं जिन्होंने आज के टाइम में एक रफ्तार पकड़ी है। उनमें जैसे हम बात करें कीवी, जो किसी टाइम मार्केटिंग नहीं होने की वजह से एक पहले लगे लोगों ने, फिर पौधे काटे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, हम सब जानते हैं। पर आज के टाइम में फिर दोबारा इनका ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि लोगों को एहसास हो गया है, पता लग गया है। एक तो उनकी चाहे शेल्फ लाइफ की वजह से, परसिमन जैसे एक फ्रूट है, जैसे मैं बात करूं आपके लोअर हिमाचल में या ऊना साइड, आजकल एक ड्रैगन फ्रूट आ गया है, ठीक है, जिसकी मार्केट में आप डिमांड है, क्योंकि और इवन आपके हमीरपुर अवोकाडो है, जिसको हम बटर फ्रूट कहते हैं, अवोकाडो है, गुआवा की प्लांटेशन स्टेट डिपार्टमेंट का जो शिवा प्रोजेक्ट के तहत अच्छा कार्य चल रहा है, नींबू प्रजाति के फल है। जो सारी डाइवर्सिफिकेशन, ये ऐसा नहीं कि फोकस कि एक पर्टिकुलर अपर हिल्स के लिए ही है। आज जो हॉर्टिकल्चर है वो पूरे प्रदेश को एक ये लेकर चल रहा है। जी, तो काफ़ी कुछ जो है ऑप्शंस हैं उनके पास जिसे वो अपना सकते हैं। बिल्कुल। आप आज कार्यक्रम में आए डॉक्टर नरेंद्र नेगी, और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी कि किस तरह से फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन आमदनी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है हमारे कृषकों और बागवानी के लोगों के लिए। आप कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से फ्रूट डाइवर्सिफिकेशन आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।